बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करने हैं चैप्टर नंबर 8 क्लास 7 मैथमेटिक्स का। इसमें पहला टॉपिक है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? एक्चुअली ये हमारे पास वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स, कोएफिशिएंट्स, एक्सपोनेंट्स वगैरह का, और इसमें कोई सैम्बल्स भी आ रहे हैं, इसका कम्बिनेशन होता है। ठीक है, वेरिएबल्स क्या होता है सबसे पहले हम वो जान लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारा जो वर्ड है वेरिएबल्स, फिर इसके बाद हम आएंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की तरफ। वेरिएबल्स, ठीक है। तो वेरिएबल को उर्दू में बोलते हैं तगय्युर। ठीक है, बोलते हैं तगय्युर उर्दू में। तगय्युर क्या चीज़ है? वेरिएबल हमारे पास जो अननोन क्वांटिटी होती है ना अलजेब्रा में, उसको हम बोलते हैं वेरिएबल। आप लोग क्लास 6 में पढ़े होंगे कि हमारे पास फॉर एग्जांपल इस तरह का एक कुछ नंबर है, x + 6 = 9। ठीक है, x + 6 = 9। तो हम अगर x हमारे पास एक अननोन क्वांटिटी, x हमारे पास मालूम नहीं है। यहाँ पे x वो कौन सा नंबर है जिसके साथ हम x 6 ऐड करें तो 9 आता है? तो वो हमारे पास 3 है, लेकिन पहले से हमें मालूम नहीं है, बाद में हम मालूम करते। तो यहाँ पर जो हमारे पास अननोन क्वांटिटी है इसको हम बोलते हैं वेरिएबल। ठीक है, ये अननोन क्वांटिटी, इसको क्या बोला जाता है? वेरिएबल। ठीक है, तो जो भी हमारे पास अननोन क्वांटिटीज है उसको हम वेरिएबल्स कहते हैं। इसको वेरिएबल क्यों कहते हैं? ठीक है, वेरिएबल का मतलब है तगय्युर। तगय्युर जो इसकी वैल्यू एक जगह पे सेम नहीं रहती। यहाँ पर अगर x की जगह मैं 3 लगाऊं तो 3 + 6 9 आता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस तरह लिख लूँ x + 6 = 10, तो फिर ये x क्या होगा? फिर x हमारे पास 4 होगा। 4 के साथ हम 10 ऐड करें, 6 ऐड करें तो 10 आएगा। तो फिर यहाँ पर x क्या होगा? 4 होगा। यहाँ पर x क्या था? यहाँ पर x 3 था। तो यहाँ पर x की वैल्यू एक जगह पे सेम नहीं रहती। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 होगा। अगर इक्वेशन चेंज हो जाए तो फिर x की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अगर मैं इस तरह लिख लूँ कि x + 6 = 11, तो फिर ये x 5 होगा। 5 + 6 11, तो यहाँ पर x 5 हुआ। तो इसके वेरिएबल इस तरह इसी वजह से कहते हैं कि इसकी वैल्यू जो है ना एक जैसी नहीं रहती, ये चेंज होती है। हर वक्त पे ये चेंज होती है। ठीक है, तो इसको इस तरह वेरिएबल कहते हैं। अच्छा, वेरिएबल हमारे पास ये ज़रूरी नहीं है कि हम x लेंगे। ठीक है, ये जो भी नंबर, जो भी लेटर हम ले लेते हैं, a से लेकर A B C यहाँ से Z तक, हम जो भी लेना चाहते हैं हम ले सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? वेरिएबल्स है। तो A से लेकर Z तक हम जो भी लेना चाहते हैं ले सकते हैं वेरिएबल्स में। फॉर एग्जांपल मैंने इस तरह लिख दिया 9y + 3, तो यहाँ पर वेरिएबल कौन सा है? यहाँ पर वेरिएबल हमारे पास 9 है। ठीक है, तो हम वेरिएबल ए से लेकर Z तक जो भी लेटर लेना चाहते हैं वो हमें वेरिएबल में लिख सकते हैं। ठीक है, और वेरिएबल ये वो अननोन क्वांटिटी है जो हमने मालूम करनी है। अच्छा, तो वेरिएबल्स तो हमने समझ ली। अब इसमें जो ये फॉर एग्जांपल ये मैंने लिख दिया, इसमें वेरिएबल 9 है। इसमें जो नंबर आ रहा है जिसमें वेरिएबल इसके साथ नहीं है, x y वगैरह इसके साथ नहीं है, तो इसको फिर हम बोलते हैं कांस्टेंट। ठीक है, इसको जरा मैं यहाँ पर बड़ा करके लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल इस तरह मैंने लिख दिया 9y + 3। ठीक है, तो इसमें वेरिएबल तो ये y जो है ना ये वेरिएबल है। ठीक है, ये वेरिएबल हमारे पास है। फिर ये इसके साथ जो वेरिएबल नहीं है वो ये जो है ये हमारे पास है कांस्टेंट वैल्यू। वेरिएबल वो होता है जो चेंज होता है किसी टाइम पे। y की वैल्यू यहाँ पर अलग है, दूसरे जगह पे अलग होगी, तो इसको फिर वेरिएबल कहेंगे। 3 हमारे पास क्या है? 3 एक कांस्टेंट नंबर है जिसके साथ कोई वेरिएबल वगैरह नहीं है, और इस वेरिएबल के आगे जो भी नंबर लिखा होता है उसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट। ठीक है, कोएफिशिएंट वो नंबर होता है जो वेरिएबल के आगे लिखा होता है, तो इसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट। तो आप लोगों ने जान लिया ना कि वेरिएबल क्या चीज़ होता है? कांस्टेंट और कोएफिशिएंट। ठीक है,
एक और एग्जांपल ले लेते। फॉर एग्जांपल मैंने इस तरह ले लिया 10x प्लस 4y प्लस 4, इस तरह मैंने ले लिया। तो इसमें वेरिएबल्स कौन से हैं? यहाँ पर x भी एक वेरिएबल है और y भी एक वेरिएबल ही है। और x के सामने क्या है? 10 है, तो 10 भी एक कोएफिशिएंट है। y के सामने क्या है? 4, तो 4 भी दूसरा कोएफिशिएंट है। इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, इसके साथ है लेकिन x उसकी पावर 0 है, तो इसको फिर हम कहते हैं जो है ना कांस्टेंट। ये एक कांस्टेंट नंबर है, ठीक है। और ये एक्स वाई वेरिएबल्स है और 4 और 10 ये कोएफिशिएंट्स है, ठीक है। इस तरह हम जो है ना इनको कर देते हैं। तो इस तरह इसमें वेरिएबल्स, कांस्टेंट, और ये हमने जान लिए। जब हम वेरिएबल्स को और कांस्टेंट को कंबाइन करते हैं तो इससे बन जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर मैंने ये वेरिएबल है, ये कोएफिशिएंट है, ये कांस्टेंट भी है, वेरिएबल कोएफिशिएंट, इसको हमने कंबाइन किया किस? इन प्लस के ज़रिए। तो फिर ये सारा क्या बन गया? ये बन गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जब हम वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स, कोएफिशिएंट्स, एक्सपोनेंट्स वगैरह को, अच्छा अगर इसमें एक्सपोनेंट ये भी तो हमने समझना है कि ना एक्सपोनेंट क्या चीज़ है। तो इसका एक और एग्जांपल मैं लूँगा। फॉर एग्जांपल मैंने इस तरह लिख दिया 10a² प्लस 4। तो इस तरह मैंने लिख दिया। इसमें जो a है ये वेरिएबल है, वेरिएबल मैंने कहा a से लेकर z तक जो भी आते हैं वो हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं। तो एक a एक वेरिएबल है, इसमें 10 आगे जो है ये कोएफिशिएंट है, ऊपर जो 2 आ रहा है ये हमारे पास, इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट, ठीक है। तो ये जो 10 है ये वाला, ये है कोएफिशिएंट, इसको हम कोएफिशिएंट बोलते हैं। ये a जो है ये है वेरिएबल, और ये 4 जो है इसके साथ कोई एक्स वाई वगैरह नहीं है, तो ये है कांस्टेंट, ठीक है। और ये ऊपर जो वेरिएबल का पावर आ रहा है इसको हम बोलते हैं, इसको हम 3, इसको एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, एक्सपोनेंट, इसको बोल सकते हैं पावर, पावर भी इसको बोलते हैं, और x को इंडेक्स भी बोलते हैं। 3 नाम है इसके। तो इस 2 को इंडेक्स, एक्सपोनेंट या पावर, जो भी नाम से आप लोग जो है ना इसको पुकारते हैं, ठीक है। यहाँ पर बुक्स में एक्सपोनेंट दिया गया है तो बुक्स एक्सपोनेंट भी आप इसे कह सकते हैं। अच्छा, अब हमारे ऑन योर ओन 8.1 पे एक्सरसाइज है हमारे। इसमें क्या है? राइट द टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटली। अब हमने इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो हमें दिए हुए हैं ए से लेकर आई तक, इनके टर्म्स को हमने सेपरेटली अलहदा अलहदा लिखना है, ठीक है। तो पहला पार्ट आप लोग देख ले, इसमें कितने टर्म्स है? 1 और 2। टर्म्स वो होते हैं जो जिसके बीच में फर्क माइनस और प्लस की वजह से आता है, ठीक है। तो इसमें 2 टर्म्स है, इसमें कितने टर्म्स है? 1 2 3 टर्म्स है, इसमें 3 टर्म्स है। इस तरह ये टर्म्स बन रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये पार्ट ए जो है ना ये है, इसमें 2 टर्म्स है और इनको हमने अलहदा अलहदा लिखना है। तो आंसर में हम किस तरह लिख सकते हैं? अलहदा अलहदा इनको लिखेंगे। 6a इसको मैंने अलग लिख लिया, फिर कामा, फिर 8b इसको अलग ही लिख दिया, इस तरह। फिर इस दूसरे पे आते हैं, तो ये इसमें 3 टर्म्स हैं, इसको हम अलहदा अलहदा लिखेंगे। तो 3y एक टर्म है, दूसरा है -2x, इस माइनस के साथ लिख ले, फिर कामा, फिर है -5। 3 टर्म्स है इसमें। फिर इसमें भी 3 टर्म्स है, आंसर में हम क्या लिखेंगे? इनको अलहदा अलहदा लिखने हैं। तो 5 ये अलग लिख लिया, -y ये अलग लिख लिया, और +7 ये अलग लिख दिया। +7 नहीं लिखे, सिर्फ 7 भी लिखे तो ठीक है। अच्छा, अब पार्ट डी है। डी में भी 2 टर्म्स आ रहे हैं, इसमें आंसर में हम लिखेंगे, एक है 3x² और कामा, दूसरा है y², ठीक है। 2 टर्म्स है। पार्ट ई में देख ले, तो इसमें भी 2 टर्म्स ही आ रहे हैं, एक है 7bc, दूसरा है -d, ठीक है। इसमें आप लोग देख लेते, इसमें 1 2 3 टर्म्स है, ठीक है। तो एक टर्म है y
13y³, दूसरा है y और तीसरा है 3। तो ये 3 टर्म्स बन गए। अच्छा, पार्ट जी में कितने टर्म्स है? इसमें भी 3 टर्म्स है। तो आंसर में हम इनको अलग अलग लिखना है ना। तो 5 ये एक टर्म हुआ, फिर दूसरा ये हुआ और फिर तीसरा 7। तो हमने अलग लिख दी। अब ये एच पार्ट एच पे आ रहा है, तो इसको भी हम अलग लिखेंगे। ये a² एक टर्म, ये -b² दूसरा और ये 3 तीसरा, ये 3 टर्म्स बन गए। पार्ट आई में देख ले, तो इसमें भी इनको अलग हमने लिखने हैं। तो uv ये एक टर्म है, uv। दूसरा टर्म क्या है? दूसरा टर्म ये है uvw और तीसरा टर्म ये है 4w। ठीक है, इस तरह हमने अलग इनको लिख दिए। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 पे इसमें कह रहा है कंप्लीट द टेबल। इस टेबल को हमने कंप्लीट करना है। ठीक है, तो इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, इनमें से हमने वेरिएबल्स निकालने हैं, कोएफिशिएंट्स निकालने हैं और एक्सपोनेंट्स निकालने हैं। ठीक है, तो वेरिएबल्स जब हम ए से लेकर जेड तक जितने भी लेटर्स है उनको हम वेरिएबल्स की जगह इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसमें वेरिएबल्स कितने हैं? एक यू है और दूसरा क्या है? वी है। तो इसमें 2 ही वेरिएबल्स है, एक यू है और दूसरा क्या है? वी। 2 वेरिएबल्स है। फिर इन वेरिएबल्स के आगे जो नंबर होता है उसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट। सो u² के आगे क्या है? यहाँ पर तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मतलब ये 1 है। ठीक है, इसके आगे भी 1 मौजूद है। तो अगर कुछ नहीं हो वेरिएबल के सामने तो फिर वो क्या होगा? 1 होगा। तो u के सामने भी 1 है और v के सामने भी 1 है। तो कोएफिशिएंट्स हमारे पास 2 है, एक b1 है और दूसरा भी 1 है, u के आगे भी और v के आगे भी। फिर एक्सपोनेंट्स क्या है? एक्सपोनेंट्स जो वेरिएबल्स का जो पावर होता है उसको एक्सपोनेंट बोलते हैं। तो u पर यहाँ पर पावर क्या है? 2 है, तो u का एक्सपोनेंट 2 है। और v का पावर आप लोग देख ले, वहाँ पर तो नहीं है, इसका मतलब है कि 1 है। अगर वो आपको नहीं दिख रहा तो फिर 1 है। ठीक है, यहाँ पर ऊपर 1 है लेकिन लोग लिखते नहीं है। ठीक है, तो एक्सपोनेंट्स ये दोनों बन गए। अब दूसरे पे आ रहा है, इसमें वेरिएबल्स कितने हैं? एक a है, दूसरा b है। तो वेरिएबल्स हमारे पास 2 ही हैं इसमें, a और b। फिर कोएफिशिएंट इसमें a के आगे क्या है? 3 है, तो 3 एक कोएफिशिएंट बन गया। और b के आगे क्या है? 1 है, 1 है लेकिन लोग लिखते नहीं है, तो 1 भी एक कोएफिशिएंट इसमें है। ठीक है, और फिर एक्सपोनेंट्स कितने? इसको मैं ज़रा ठीक कर दूँ। एक्सपोनेंट्स, तो a का एक्सपोनेंट्स क्या है? 2 है और b का क्या है? 1 है, तो 1। ठीक है, b के ऊपर कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन अगर कुछ नहीं हो तो फिर 1 होगा। ठीक है, तो a का 2 और b का 1। अच्छा, अब 4 इस पे आते हैं। तो इसमें वेरिएबल्स x है और y है, ये 2 वेरिएबल्स है, x और y। ठीक है, 2 ही वेरिएबल्स इसमें आ रहे हैं। अब इसमें कोएफिशिएंट्स क्या है? तो x के आगे क्या है? 4 है, तो 4 एक कोएफिशिएंट है। y के आगे क्या है? कुछ नहीं दिखाई दे रहा, तो ये 1 होगा फिर। ठीक है, y के आगे 1 है, तो 4 और 1 कोएफिशिएंट्स है। और इसमें एक्सपोनेंट्स क्या है? x का एक्सपोनेंट 1 है, तो 1 लिखेंगे। और y का एक्सपोनेंट क्या है? 2 है, तो 2 लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह हम इसको लिखेंगे। अब इस पे आ रहा है, तो इसमें वेरिएबल्स सिर्फ y है। ठीक है, y यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, सिर्फ एक दफ़ा हम लिखते हैं, दूसरा इसमें कोई नहीं है y के अलावा, तो वेरिएबल सिर्फ है y। और कोएफिशिएंट्स यहाँ पर y के आगे क्या है? इस y के आगे 1 और 3 है, इस y के आगे 1 है, तो कोएफिशिएंट इसमें 3 है। ठीक है, एक है सॉरी, इसके आगे 1 और 3 है, तो एक कोएफिशिएंट ये बन गया 1 और 3। फिर इसके आगे 1 है, तो एक कोएफिशिएंट बन गया 1। ठीक है, और एक्सपोनेंट्स क्या है? एक्सपोनेंट्स y की पावर क्या है? 4 है, एक एक्सपोनेंट हमारा 4, दूसरा एक्सपोनेंट y के ऊपर क्या है? 3, तो दूसरा एक्सपोनेंट 3 है। अब ये लास्ट पार्ट पे आता है, एट a²। तो इसमें जो है ना वेरिएबल्स, एक a है और दूसरा भी a है, तो एक ही वेरिएबल है a, दूसरा नहीं आ रहा है इसमें।
तो इसमें एक ही वेरिएबल है, ठीक है, दो नहीं है, एक है, ठीक है, ये एक शुमार होता है। अगर दूसरा आ गया हो तो वो इससे अलग होगा। अब इसमें कोफिशिएंट्स क्या है, इस ए के सामने 8 है तो एक कोफिशिएंट ये हो गया, इस ए के सामने 7 है तो -7 है, ठीक है, तो -7 दूसरा कोफिशिएंट बन गया। और अब एक्सपोनेंट्स क्या है, एक्सपोनेंट्स ए के ऊपर क्या है 2, तो एक एक्सपोनेंट 2 बन गया, इस ए के ऊपर क्या है 3, तो दूसरा एक्सपोनेंट हमारा 3 बन गया। अच्छा, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 इसमें क्या है, राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमने इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर पार्ट ए में अगर आप लोग देख ले तो ए हमारे पास कितनी दफ़ा है, 1 2 3 4 5 दफ़ा है ना, तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू ए को लिखूँगा और ए के ऊपर मैं लिखूँगा 1 2 3 4 5 है तो 5 लिखूँगा, तो इस तरह हम हमारा आंसर बनेगा। पार्ट बी को देख ले तो इसमें ए बी कितनी दफ़ा है, 3 दफ़ा है, तो ए बी लिखूँगा मैं और ए बी के ऊपर क्या लिखूँगा 3, तो ये हमारा बन गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। इस पार्ट सी पे आ रहे एक्स वाई जेड 3 दफ़ा आया है, तो मैं लिखूँगा एक्स वाई जेड, इन तीनों से मैंने एक ही ले लिया और ऊपर लिखूँगा 3, इसका मतलब ये कि ये 3 दफ़ा आ रहा है। इसको देख ले 5y ये 4 1 2 3 4 दफ़ा आए हैं, तो मैं लिखूँगा 5y, इन चारों से मैंने एक ले लिया और ऊपर क्या लिखूँगा इसके 4, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो है ना हो गया इस। अच्छा, इसको आप मज़ीद भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन देकर जो आंसर आता है, लेकिन वो ज़रा बढ़ जाता है। अगर इस तरह आप लोग करते हैं कि 5 रेज़्ड टू द पावर 4 तो ये आता है 5 को 4 मैंने ले ली तो ये 600, 5 को के ऊपर मैंने 4 ले ली तो 625 आ गया, तो ये 5 के ऊपर भी है 625 आता है और ये y के ऊपर भी आप लोग 4 लगा लें, ठीक है, इस तरह बन गया। अच्छा, अब हम आ रहे हैं पार्ट ई पे, तो पार्ट ई में हमारे पास एम कितनी दफ़ा है, 1 2 3 4 5 दफ़ा आया है ना, तो हम एन लिखेंगे और इसके ऊपर क्या लिखेंगे 5। हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि एम के ऊपर भी 5 लिख ले और एन के ऊपर भी 5 लिख, इस तरह भी लिख सकते हैं और ऊपर इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब पार्ट एफ पे आ रहे हैं, तो पार्ट एफ में एल एम कितनी दफ़ा है, 1 2 3 4, तो एल एम में लिखूँगा एल एम और पावर क्या लिखूँगा 4। इस तरह भी हम लिख सकते हैं कि एल की पावर भी 4 है और एम की पावर भी 4 है, इसी तरह भी हम लिख सकते हैं। तो ये लास्ट वाला 1 2 3 4 5 6 कितनी दफ़ा है, 6 दफ़ा, तो मैं इक्वल लिख दिया 4z और ऊपर क्या लिखूँगा 6, ठीक है, 6 है ना, 1 2 3 4 5 6, तो इस तरह लिखे जा सकता है। और फिर इसको सिंप्लीफाई भी आप कर सकते हैं और बुक्स में उस तरह का आंसर क्या होता है, तो इस 6 इस 4 के साथ भी 6 ऊपर लगा दे और इस z पर भी ऊपर ये 6, तो 4 को 6 टाइम्स आप लोग मल्टीप्लाई करें, 4 पावर 6, 4 की पावर मैंने 6 ले ली तो क्या रहे 4 6 6 5 6 4 6 6 5 4 6 6 5 6 और इसके साथ ये z पावर 6 भी है। इस तरह भी आप आंसर लिख सकते हैं और इसी तरह भी आप आंसर को लिख सकते हैं।